अगर आपको पता चले कि क्या आप कभी प्रधानमंत्रियों के भाषण लेखकों से मिले हैं? किस तरीके का ब्रीफ रहता है, क्या प्रायोरिटीज रहती हैं, अलग अलग मंत्रालय के अचीवमेंट्स बुलाए जाते हैं, फिर कहाँ पे कौन सा श्लोक होगा, कौन सा शेर होगा, कौन सा जुमला होगा, कैसे बनती है प्रधानमंत्री की इतनी महत्वपूर्ण स्पीच? अगर दो सबसे महत्वपूर्ण स्पीच की बात करें तो एक तो 15 अगस्त की स्पीच, जब वो पूरे देश को संबोधित कर रहे होते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर और सबकी नज़र होती है अपने अपने स्क्रीन पर या उस दृश्य पर, और दूसरा जब कभी वो संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हैं, जो कि 5 साल में अब तक एक बार हुआ है उनके दोनों कार्यकाल में। देखिए सौरभ, ये नहीं कहा जा सकता कि कोई एक आदमी पीएम की स्पीच लिख रहा है। ये एक बहुत बड़ा ये मेरा सवाल भी नहीं है कि कोई एक व्यक्ति लिख रहा है। मैं उस पूरी प्रक्रिया को जानना चाह रहा हूँ कि जब इस तरीके के हिस्टोरिक मौकों पर ये बड़े पॉलिटिशियंस, मतलब नेहरू जी के बारे में ये कहा जाता था कि उनकी पूरी स्पीच उन्हीं की लिखी होती थी, क्योंकि वो विश्व साहित्य में, विश्व दर्शन में, विश्व इतिहास में उनकी अच्छी खासी दखल थी। उनकी किताबें अगर आप पढ़ें तो समझ में आता है कि किस तरीके का प्रभुत्व था उनका भाषा के ऊपर, ज्ञान के ऊपर। पर अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में भी यही कहा जाता था कि जब वो अपने मन से बोलते थे क्या कमाल बोलते थे, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर पूरा पीएमओ जुटता था उस तैयारी के लिए, क्योंकि आपको वहाँ सिर्फ एक भाषण नहीं देना है, अपनी पूरी रूपरेखा, कार्य योजनाएं बतानी है। तो इसलिए मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने इतने प्रधानमंत्री देखे हैं, मतलब वीपी चंद्रशेखर जी ने तो स्पीच नहीं दी थी प्रधानमंत्री के तौर पे 15 अगस्त को। वीपी सिंह जी, नरसिम्हा राव जी, गुजराल जी, देवेगौड़ा जी, अटल जी, मनमोहन जी और अब मोदी जी। तो क्या देख के समझ में आता है, किस तरीके की प्रक्रिया रहती है? देखिए सौरभ, अटल बिहारी वाजपेयी की एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे हमेशा लगी, दैट वाजपेयी वाज ब्रिलियंट रीडिंग एक्सटेम्पोर, स्पीकिंग एक्सटेम्पोर। और जब भी उनको रिटर्न टेक्स्ट मिलता था, वाजपेयी जी वाज नॉट द सेम। वो अटल बिहारी वाजपेयी नहीं रहते थे। रिटर्न टेक्स्ट से अटल बिहारी वाजपेयी जी को बहुत डिस्कंफर्ट था। मुझे इनफैक्ट एक बार याद है कि लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रीफिंग होनी थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, और उस ब्रीफिंग में प्रमोद महाजन भी लखनऊ आए हुए थे, और वो एक लंबा चौड़ा फेहरिस्त जो है क्या क्या हुआ है, क्या साइंस सेंटर बनने वाला है, गोमती का तट बनने वाला है, तमाम चीजें थी। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने वो स्पीच साइड में उठा के रख दी थी, और बाद में जब प्रमोद जी ने उनसे पूछा था तो ये बात हुई थी कि ये जो पढ़ना है ना, ये मेरा काम नहीं है। यानी अटल बिहारी वाजपेयी का एक तरह से कहना था कि आई एम ए बिग पिक्चर मैन, मैं बड़ी पिक्चर देखता हूं। ये जो माइन्यूट गिनाना है ना, गिनती कि मैं ये करा रहा हूं, ये करूंगा, ये नहीं हो पाया, या इसने ये नहीं किया, मैंने ये किया, वो अटल बिहारी वाजपेयी जो है उसको पसंद नहीं करते थे। खासकर इसलिए कि वो एक आदमी जब इतना अच्छा वक्ता होता है एक्सटेम्पोर, तो उसको रिटर्न टेक्स्ट में किसी देख करके कहीं शायद अगर खुद 100% ना लिखी हो तो उसको सेंस ऑफ कंफर्ट नहीं आता है। अगर आप देखिएगा कि अगर आप कोई चीज खुद लिखें और उसको पढ़ें तो एक सेंस ऑफ कंफर्ट आएगा आपको, आराम से आप धड़धड़ाते हुए पढ़ जाएंगे। लेकिन अगर किसी और ने उसमें इनपुट्स डाले हैं तो आप कहीं ना कहीं उसमें अटकेंगे। स्पीचेस जो प्रधानमंत्री की होती हैं सौरभ, वो कहीं ना कहीं वाइड डिग्री ऑफ इनपुट आता है। हर एक मिनिस्ट्री से काम लिए जाते हैं, इनपुट्स लिए जाते हैं, पॉलिटिकल इनपुट्स लिए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टी से। बीजेपी में खासकर ये है। मनमोहन सिंह की स्पीच बिल्कुल सपाट होती थी, यानी उसमें कोई शक शुबा शंका नहीं थी कि वो एक रिपोर्ट कार्ड है पिछले 1 साल की, जो कि मनमोहन सिंह पढ़ते थे। एक सेंस ऑफ मनमोहन सिंह के साथ यह था कि वो एक सेंस ऑफ डिस्कंफर्ट था। वो एक पब्लिक ऑरेटरी, थोड़ा सा शाई किस्म का उनका व्यक्तित्व, बहुत ज्यादा लाइमलाइट, और ऐसा एक इवेंट सौरभ जो कि पूरे दुनिया देख रही है, 120-25 करोड़ का देश जिसको देख रहा है। यू आर द एपिसेंटर फॉर 125 करोड़ पीपल ऑफ द कंट्री। वहां मनमोहन सिंह का एक सेंस ऑफ डिस्कंफर्ट था, और वहां पे इसीलिए कई बार मनमोहन सिंह की स्पीच में वो फ्लुएंसी नहीं आ पाती थी जो कि स्पीचेस में आती है। नरेंद्र मोदी एक बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम है। मुझे जो मालूम है, मल्टीपल लेवल से इनपुट्स आते हैं, मल्टीपल लेवल से इनपुट्स आते हैं, पॉलिटिकल होते हैं, और कई बार पीएम की स्पीचेस से पहले जिसे कहा जाता है ना कि एक तरह के टेस्टिंग बैलून फायर किए जाते हैं सिस्टम के अंदर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में और तमाम जगह पे, कि पब्लिक में कंजम्पशन किस चीज का है।
उसके बाद जो पॉलिटिकल रियलिटीज हैं उनकी ब्लेंडिंग होती है एडमिनिस्ट्रेटिव एलिमेंट से। और इसीलिए अगर आप प्रधानमंत्री की इस बार की बातचीत अगर देखें या पिछली को भी कंपेयर करें तो एक सेंस बड़ी क्लियर उभरती है कि एक डिवाइडिंग लाइन, जैसे आफ्टर क्राइस्ट और बिफोर क्राइस्ट का एक मामला होता है, वैसे ही बिफोर मोदी आफ्टर मोदी का मामला बनाया जाता है। एक कांस्टेंट नैरेटिव होता है कि आप कहां पहुंचे। मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताता हूं स्पीच राइटर्स के बारे में। बताइए सर। आपने राजीव गांधी के टाइम पे मणिशंकर अय्यर जो हुआ करते थे प्रधानमंत्री कार्यालय में, अभी उनकी ऑटोबायोग्राफी भी आ रही है, मतलब उसका पहला खंड आ चुका है 1991 तक का। जी बिल्कुल, उनका, और वो भी 2 पार्ट्स में, एक पार्ट नहीं, ये तो पहला पार्ट आ रहा है। उन्होंने कहा दूसरा पार्ट भी आना है। तो मणिशंकर अय्यर जब लिखने लगते हैं तो मुझे लगता है कि उनकी कोई सीमा नहीं होती कि कितना लिखना है। देखिए, वो प्रधानमंत्री राजीव गांधी की काफी हद तक स्पीच राइटिंग में वो उनका बड़ा एक अहम रोल था। तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मुझे बताई कि राजीव गांधी एक तरह से पहले प्रधानमंत्री थे जो क्यू कार्ड्स, 80 के दशक में एक कॉर्पोरेटाइज कल्चर आ गया राजीव गांधी के प्रधानमंत्री कार्यालय में, और उस कॉर्पोरेटाइज कल्चर में क्यू कार्ड्स होते हैं, कार्ड होते हैं जिस पर आप एक वाक्य कुछ लिखते हैं और उसके जरिए आप अपना भाषण करते हैं। तो राजीव गांधी को न केवल रिटन भाषण दिया जाता था लेकिन क्यू कार्ड्स दिए जाते थे कि किस पॉइंट पर आपको एम्फसाइज करना है, कौन सी वो चीज है जो आपको लगता है सबसे महत्वपूर्ण होगी। अब राजीव गांधी की दुविधा यह थी कि ही वॉज नॉट अ ग्रेट नेचुरल स्पीकर इन हिंदी। वो मेरी तरह अंग्रेजी में सोचते थे और शायद हिंदी में ट्रांसलेट करते थे। आपको याद होगा उनकी फेमस स्पीच पार्लियामेंट में, नानी याद दिला देंगे, और उस पर काफी बवाल हुआ था। लेकिन मणिशंकर अय्यर का कहना है कि क्यू कार्ड्स हुआ करते थे। इंदिरा गांधी अलग थी। इंदिरा गांधी खुद, और मुझे लगता है वहां उनकी एक तरह से आप तुलना मोदी जी के साथ कर सकते हैं कि उन्होंने एक टीम बनाई थी और वो टीम कई ड्राफ्ट्स उनके सामने रखती थी। उसमें HY शारदा प्रसाद जो उनके प्रेस एडवाइजर थे, कुछ सालों के लिए BG वर्गीस जो पुराने एडिटर थे वो भी उनके टीम में थे। कई व्यक्ति उनके जो टीम में थे वो उनको इनपुट्स देते थे, स्पीच ड्राफ्ट करते थे, और एक बैक एंड फोर्थ होता है कि इंदिरा गांधी को आप स्पीच दिखाते हैं, मिसेस गांधी वापस करती थी, लेकिन वो काफी मेहनत से वो स्पीचेस बनते थे। नेहरू जी जैसे आपने कहा, उनको अपनी राइटिंग स्किल्स में बहुत उनको लगता था कि उनके राइटिंग स्किल्स इतने अच्छे हैं, उनको कोई स्पेसिफिक स्पीच राइटर की जरूरत नहीं है। नरसिम्हा राव, और उसके बाद क्या हुआ कि मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने ये आउटसोर्स कर दिया ज्यादातर। वाजपेयी जी तो अलग थे, वो एक शायर भी थे, लेकिन बाकी जो, और सुधींद्र कुलकर्णी, उन्होंने कुछ हद तक वाजपेयी जी और अडवाणी जी के स्पीचेस के लिए उन्होंने काफी कुछ मेहनत की। ज्यादातर जो प्रधानमंत्री मोदी जी के पहले रहे थे, फ्रॉम नरसिम्हा राव टू मोदी जी, वो अपने ब्यूरोक्रेट्स को और या स्पीच राइटर को एक तरह से स्पीच आउटसोर्स करते थे। मनमोहन सिंह खास करके पहले 5 सालों में जब डॉक्टर संजय बारू उनके प्रेस एडवाइजर थे, तो बारू जी अलग अलग डिपार्टमेंट, क्योंकि बारू जी जर्नलिस्ट भी रहे थे, अलग अलग डिपार्टमेंट से मंगाते थे कि क्या अचीवमेंट्स रहे हैं, क्या टारगेट्स रहे हैं, और फिर वो स्पीच तैयार करते थे। मनमोहन सिंह जी उसमें इक्का दुक्का कोई बदलाव करते थे, लेकिन ज्यादातर इट वाज आउटसोर्स। वो खुद जो है ना, ये फर्क मुझे लगता है मोदी जी के भाषण में है। मोदी जी अपनी एक तरह से छाप छोड़ना चाहते हैं। मोदी जी अपने भाषणों में एक कुछ चीज हमेशा कहेंगे जो अलग रहेगी। किसी स्पीच राइटर भी शायद उसके बारे में ना सोचे, लेकिन मोदी जी ये बात अपने लोगों के साथ, ये जो परिवारजन जो शब्द है, क्या ये स्पीच राइटर्स ने रखा जो उनकी टीम थी, या ये मोदी जी को लगा कि चलिए अब मित्रों शब्द से हम परिवारजन की तरफ चलते हैं, या जब वो कहते हैं मोदी की कमिटमेंट है, ये जो पर्सनलाइजेशन है इसमें कोई स्पीच राइटर नहीं है। ये मोदी जी एक तरह से अपने आप को एक परफॉर्मर, मैं हमेशा मानता हूं मोदी जी को आप स्टेज दीजिए वो परफॉर्मर बन जाते हैं। वो एक तरह से ही इज अ मास्टर इन दैट काइंड ऑफ स्टेज परफॉर्मेंस। तो उनको उस तरह से स्पीच राइटर की जरूरत नहीं पड़ती है जितना कई दूसरे प्रधानमंत्रियों को पड़ती थी। लेकिन इट हैज इन द पास्ट बीन अ टीम एफर्ट, नाउ इट इज अ टीम एफर्ट बट विद अ मोदी छाप ऑन इट।
दैट इज द डिफरेंस। एक मोदी छाप बन गई है हर उनके स्पीच में। मैंने सुना है कि कई लोग उनको इनपुट देते हैं और उनकी एक पूरी इतनी बड़ी टीम अब पीएमओ में मीडिया लोगों की हो गई है, लेकिन फाइनल जो डिसीजन है कि कौन सा मैं ट्विस्ट दूंगा, वो मोदी जी का खुद का ट्विस्ट होता है।